दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट बजट चैप्टर को पूरा रिवीजन करने वाले हैं वन शॉट वीडियो में। आपको बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना पड़ेगा। आपको इस वीडियो से देख के पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट बजट, ये चैप्टर 6 मार्क्स में आ रहा है आपका 12th के बोर्ड एग्जाम में। बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट? बजट आपने समझा है बजट क्या होता है। बजट बेसिकली होता है कि आपने एस्टिमेट करते हो क्या क्या खर्चे कर रहे हैं आपको साल में, है ना। तो बेसिकली गवर्नमेंट बजट क्या है कि आप एक एस्टिमेट करना, एक अंदाज़ा लगाना, एक एस्टिमेट करवाना कि जो जो आप एक्सपेंडिचर करने वाले हो उसका, और जो भी आपका एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आने वाला है और गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करने वाली है एक साल के अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ फिस्कल ईयर। अब फिस्कल ईयर क्या है सर? फिस्कल ईयर यानी कि जो अकाउंटिंग ईयर है आपका। अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 31 मार्च तक। तो ये क्या होता है? फिस्कल ईयर। तो इस फिस्कल ईयर के अंदर गवर्नमेंट जो जो प्लान कर लेती है कि जो जो मुझे खर्चा करना है, जो जो मुझे पैसा कहाँ से आएगा मेरा, उन सब को गवर्नमेंट बजट आता है। एक एनुअल स्टेटमेंट बनाती है गवर्नमेंट कि साल में मुझे, आने वाले साल में मुझे कितना खर्चा करना है और कितना कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, उस सब का बता देती है। एनुअल स्टेटमेंट होती है। गवर्नमेंट बजट जो है वो आपका प्रेसिडेंट कहता है कि लगभग 1 फरवरी को पहले आपको पार्लियामेंट में पेश करना होगा। पार्लियामेंट में आपको एक बजट स्पीच देनी होगी, वो भी कहाँ पर? लोकसभा के अंदर बजट स्पीच देनी होगी। और वो कौन देगा? फाइनेंस मिनिस्टर। जैसा कि आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर आती है निर्मला सीतारमण जी, वो बजट स्पीच देती है पहले। लेकिन वो बजट स्पीच के बाद तुरंत बजट अप्लाई नहीं होता कंट्री में। होता कब है? बजट स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को ही, लेकिन पहले 1 फरवरी को, हर फरवरी को, पहली फरवरी को वो बजट पहले पेश किया जाता है। फिर वो उसकी कॉपी आपकी राज्यसभा में जाती है। फिर जाके वो बजट अप्रूव हो जाता है। जब बजट अप्रूव हो जाता है दोनों लोकसभा के हाउसेस में, तब वो बजट 1 अप्रैल से फिर इम्प्लीमेंट हो जाता है कंट्री के अंदर। बजट जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है बजट, उसे यूनियन बजट बोलते हैं। बजट देखो हर गवर्नमेंट बनाती है, अब वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो म्यूनसिपल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, मतलब लोकल गवर्नमेंट उसमें आ गई। तो ये, लेकिन हम जो पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, जिसे हम यूनियन बजट बोलते हैं, उस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट बजट के, काफ़ी क्वेश्चन पूछता है वहाँ से, वाइवा में भी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है उसमें अगर आपने फाइल गवर्नमेंट बजट की ही बना रखी है तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो ध्यान से समझना ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑब्जेक्टिव, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पैसे को रीएलोकेट करती है, यानी कि बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है या फिर खर्च करती है। इस तरीके से, कैसे? 2 तरीके से, टैक्स कंसेशन देके और सब्सिडी देके। कि गवर्नमेंट क्या करती है, उनको अगर लगता है, गवर्नमेंट उन जगह पे टैक्स कंसेशन देती है, यानी कि टैक्स में छूट करती है जहां पर वो चाहती है कि उन सामान का कंजम्पशन कम से कम हो या ज़्यादा। अब सोचो जरा, जहाँ पर हम चाहेंगे कि ये सामान ज़्यादा बिके तो वहाँ पर हम टैक्स में छूट देगी, और जहाँ वो गवर्नमेंट चाहेगी ये सामान ना बिके ज़्यादा तो वहाँ टैक्स बढ़ा देगी। जैसे कि लीकर, पेट्रोल, या फिर ऐसा पेट्रोल नहीं, सॉरी, लीकर, एल्कोहल, टैबाको, सिगरेट, इन सामान पे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ये सामान का कंजम्पशन कम से कम हो। सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर पे देती है क्योंकि वो चाहते हैं ये एलपीजी सिलेंडर ज़्यादा यूज़ करे। तो टैक्स कंसेशन या सब्सिडी के थ्रू गवर्नमेंट उन सामानों का कंजम्पशन बढ़ाती है जो ज़रूरत है। या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट कई बार सामान और सर्विस को खुद प्रोड्यूस कर देती है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाते।
क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर कर भी नहीं सकते। अब जैसे कोई अगर वाटर देना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, या फिर कोई नेशनल डिफेंस सर्विस देनी है, ये तो ऐसे सामान है जो गवर्नमेंट को खुद ही करना पड़ते हैं। और जो सामान खुद बनाती है गवर्नमेंट, वो पब्लिक गुड्स होते हैं, और जो प्राइवेट लोग देते हैं वो प्राइवेट गुड्स होता है। पब्लिक गुड्स फ्री होता है लोगों के लिए ज़्यादातर, तो ये या पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, इसका बेनिफिट सब लोग एंजॉय कर सकते हैं, जैसे पब्लिक पार्क है। प्राइवेट गुड्स के लिए सब लोगों के लिए नहीं होता, जो पैसा देगा वही खरीद सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कई बार खुद ही सामान बना देती है फिर, तो इसे बोलते हैं री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, यानी कि उन सामान का कंजम्पशन बढ़ाते हैं जो कि समझ जरूरी है, टैक्स कंसेशन देके ये खुद ही बना देते हैं। दूसरा होता है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट चाहते हैं कि कंट्री में प्राइसेस जो है वो कम से स्टेबल रहे, ना तो इन्फ्लेशन हो, ना तो इन्फ्लेशन अच्छा है ना डिफ्लेशन अच्छा है। तो अगर इन्फ्लेशन चल रहा है कंट्री में, यानी कि महंगाई हो रखी है, तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर देगी, क्योंकि जितना खर्चा करती है उतना फिर डिमांड बढ़ती है, तो खर्चा कम कर देगी। अगर आपकी कंट्री में डिफ्लेशन सिचुएशन है तो बजट ऐसा बनाया जाएगा कि जिसमें गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाए, तब एडी बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तब डिफ्लेशन की सिचुएशन ठीक होती है, ठीक है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में ये जो गरीब और अमीर के बीच में भेदभाव है, इनइक्वालिटी चल रही है कि किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की वेल्थ ज़्यादा है, किसी की कम है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना टैक्स के थ्रू टैक्स हाई चार्ज करती है रिच लोगों पे, और टैक्स कम चार्ज करती है पुअर लोगों पे, जिससे रिच लोगों की इनकम कम हो जाए, पुअर लोगों की बढ़े, और दोनों बराबर हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इनइक्वालिटी ना हो, गरीब और अमीर के बीच में भेदभाव ना हो, दोनों इक्वल रहे, ठीक है। फिर है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब आपको पता है गवर्नमेंट की बहुत सारी पब्लिक, यानी कि बहुत सारी कंपनीज है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट का उसमें हिस्सा ज़्यादा है। पब्लिक अंडरटेकिंग बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU। तो उसको मैनेज करना, यानी कि उनको टाइम टू टाइम जो है फाइनेंशियल हेल्प करते रहना, वो गवर्नमेंट बजट में पहले, यानी गवर्नमेंट बजट के थ्रू ही सोचेगी कि भाई उसमें पब्लिक एंटरप्राइज ऐसी कौन सी है जिसमें खर्चा ज़्यादा करना है, ताकि उसकी सिचुएशन ठीक हो सके, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट देखती है कि जिस पे ज़्यादा फाइनेंशियली कैसे कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं, और वो उस तरह से बजट को बनाया जाएगा। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो सबसे कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में GDP में ग्रोथ हो, है ना। हमारी कंट्री में GDP में गुड्स और सर्विस ज़्यादा बने, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, उसके लिए इस तरीके से करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगी कि टैक्स रिबेट दिया जाए, टैक्स रिबेट्स, यानी कि टैक्स में छूट दी जाए, और क्या करा जाए साथ में उनको अलग अलग इंसेंटिव दी जाए बहुत सारे, जिसके थ्रू लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, लोगों को इंकरेज करा जाए कि भाई यहाँ पर टैक्स में छूट है, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ पर आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है, वहाँ पर आप सेविंग करो। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव देती है, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, तो उससे हमारी कंट्री में फिर GDP बढ़ती है। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में जितना बनेगा, फ्लाईओवर, रोड्स वगैरह बनेगी, उससे अल्टीमेटली GDP में ग्रोथ होती है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। उसके बाद है हमारा रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। तो रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा, कि हम चाहते हैं कि ये जो बैकवर्ड इलाका है हमारी कंट्री में, जहाँ पर बिल्कुल भी कोई वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी सही से पहुँच पाती है, ना वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि उस बैकवर्ड इलाके में इंडस्ट्री खुले। तो उसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, वहाँ पर एक टैक्स कंसेशन देगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर टैक्स कंसेशन देगी, टैक्स में छूट देगी। जैसे कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वो बना दिए गवर्नमेंट ने बैकवर्ड इलाके में, कि वहाँ पर आप इन्वेस्ट करो, वहाँ जाके इंडस्ट्री खोलो, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कहती है कि वहाँ पर आप इंकरेज करती है कि वहाँ पर आप टैक्सेस करो, कि वहाँ पर आप जाओगे तो उधर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग और भी इंसेंटिव देते हैं गवर्नमेंट, जिससे वहाँ पर इंडस्ट्रीज खुलती है, ठीक है। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है हमारा, इसमें लास्ट है हमारा
रिड्यूसिंग डिसमेंटी हो गया। उसके बाद लास्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये तो सबसे कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि भैया कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। वो कैसे होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगा के, जितना ज़्यादा फ्लाईओवर बनेगा, जितना ज़्यादा ब्रिज बनेगा, जितना रोड बनेगी, जितना डैम बनेगा, उनको बनाने के लिए कई सारे लोगों की ज़रूरत होगी, उनको रोज़गार मिलेगा, और उनको रोज़गार मिलेगा तो भैया देश में रोज़गार बढ़ जाएगा। और साथ में योजना बना देगी बहुत सारी गवर्नमेंट, अलग अलग योजना भी बनाती है, जैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अलग अलग योजना बना देती है जिसकी वजह से रोज़गार बढ़ता है। तो ये 7 ऑब्जेक्टिव है। रीएलोकेशन रिसोर्सेज, जिसमें हमने गवर्नमेंट ने कहा था कि भैया या तो टैक्स कंसेशन सब्सिडी के थ्रू लोगों को इंकरेज करा जाएगा या फिर खुद ही सामान बनाएगी। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, रीजनल डिस्पैरिटी खत्म करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बजट के अब 2 कंपोनेंट होते हैं कंपोनेंट ऑफ बजट में, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। बजट 2 तरीके का हो सकता है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट आएगी, ठीक है, और फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आएगा, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। वहीं पे कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट होगी इसमें, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, और साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बजट रिसिप्ट की, यानी कि बजट रिसिप्ट का मतलब सारी रिसिप्ट आ रहेगी इसके अंदर। बजट रिसिप्ट में 2 तरह की रिसिप्ट है हमारे, इसका मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो पहले हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। सर क्यों? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो रेवेन्यू रिसिप्ट जस्ट उसका अपोजिट है। देखिए, बजट रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि ऐसी रिसिप्ट जिसमें या तो आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, या तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, या और रिडक्शन इन एसेट, यानी कि जिसमें आपकी या तो लायबिलिटी बनती है या एसेट घटता है, ऐसी रिसिप्ट को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। सर एग्जांपल, लायबिलिटी कैसे बनती है? फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया, अब लोन लिया तो पैसा आया, लेकिन लोन लिया तो वो लायबिलिटी भी तो होगी साथ में आपकी, यानी कि अगर कोई पैसा आ रहा है तो साथ में लायबिलिटी अगर बन रही है तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। बोरिंग, लोन लिया। रिकवरी ऑफ लोन, क्या बोलते हैं सर? रिकवरी ऑफ लोन। कोई लोन की रिकवरी होगी, आपने किसी को लोन दे रखा था, एसेट था आपका, वो उस लोन का पैसा मिल गया तो रिकवरी होगी, एसेट कम हो गया, तो ये रिडक्शन इन एसेट वाला केस है। एसेट कम हो गया ना, लोन दिया था किसी को तो एसेट था, उस लोन का पैसा मिल गया तो एसेट कम हो गया। और क्या हो सकता है? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के शेयर थे, आपने या तो सारे शेयर बेच दिए प्राइवेट को, या फिर 51% शेयर बेच दिए पार्ट, तो किसी को शेयर बेच दिए तो एसेट कम हो गया ना, आपको पैसा लगा हुआ कम हो गया। स्मॉल सेविंग, आपने किसी को कहा कि आप हमारे यहाँ पर पैसा सेव करो, आपके लिए लायबिलिटी है वो। बहुत सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं गवर्नमेंट के, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप लोगों से सेविंग करवा रहे हो, गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे यहाँ पर सेविंग करो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट लोगों से सेविंग लेती है, तो वो लायबिलिटी क्रिएट कर रही है अपने ऊपर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। समझ रहे हो बात को? दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें या तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, कई बार एसेट कम हो रहा है। जैसे ये दोनों केस एसेट कम हो रहा है, और ये दोनों केस कौन से है? लायबिलिटी बन रही। ये नॉन डेट भी होती है और डेट भी होती है। जैसे कि ये वाली बात करो, ये कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है? डेट क्रिएटिंग। अगर ऐसी रिसिप्ट जिसमें डेट क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो बोरिंग क्या है? डेट क्रिएटिंग। बाकी सब क्या बन जाएगा? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो वो बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कैसे है सर? कि इसमें ना तो नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, ना तो आपके ऊपर लायबिलिटी चढ़ती है, नॉर रिडक्शन इन एसेट। तो ऐसी रिसिप्ट जिसमें ना तो लायबिलिटी बन रही है आपके ऊपर, ना तो एसेट घट रहा है, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं।
सर ये कौन कौन सी होती है, चलिए अब इसको समझते हैं जरा। तो देखो, तो रिवेन्यू रिसिप्ट अब कौन कौन सी होती है, ये तो सर समझ में आ रहा है कि जिसमें ना तो लायबिलिटी बनती है ना एसेट कम होता है। तो ये कौन कौन सी हो सकती है फिर? तो देखो, एक तो होती है टैक्स रिवेन्यू और दूसरा हो सकता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट को या तो टैक्स रेवेन्यू आएगा नॉन टैक्स। अब टैक्स डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है। जैसे कि आप जानते हो कि टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि कंपलसरी पेमेंट होती है, बदले में गवर्नमेंट से आपको कुछ मिलता नहीं है। अगर आप कोई टैक्स का पेमेंट कर रहे हो तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्विस नहीं मिलती है, कंपलसरी है, आपके लिए ट्रांसफर पेमेंट है। और गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर इनकम है टैक्स, क्योंकि बदले में कुछ नहीं दिया। तो वो डायरेक्ट टैक्स, यानी कि डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स जिसके ऊपर लगा वही पे करेगा, वो अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, फलाना टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जिसके जो गुड्स और सर्विस पे लगता है, जिसका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर टैक्स लगा लेकिन पे कंज्यूमर करेगा, तो जो कंज्यूमर पे करता है लेकिन जमा सेलर करता है, वो इनडायरेक्ट है। जैसे कि अभी जीएसटी है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जीएसटी से पहले वैट लगता था, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्स लगते थे। ठीक है। नॉन टैक्स रिवेन्यू जो टैक्स के बिना कमाती है, ऐसा रिवेन्यू जिसमें गवर्नमेंट सर्विस देती है किसी को, उसके बदले में कमाती है पैसा। जैसे कि आपके ऊपर फाइन लगा दिया, पेनल्टी लगा दी, ठीक है, आपने चालान काट दिया आपका, चलो भाई आपने लॉ को ब्रेक किया था, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिल रहा है, गवर्नमेंट को डिविडेंड मिल रहा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वहाँ से डिविडेंड मिल रहा है, अपनी कंपनी से प्रॉफिट कमा रही है, गवर्नमेंट को लाइसेंस की फ़ी मिल रही है, लाइसेंस, चलो भाई आपको गन का लाइसेंस दिया था, पैसा लो, फीस लो। एस्टीट्स का मतलब कि कोई आपकी भैया प्रॉपर्टी थी, आपने विल नहीं बनाई, आपने विल नहीं बनाई थी, यानी कि आपने कोई जायदाद ये नहीं, आपने वो पेपर नहीं बनाया कि किसके नाम करनी है। अब वो अगर आपने विल नहीं बनाई थी तो वो सारी जायदाद गवर्नमेंट हड़प लेती है आपसे, ले लेती है आपसे। ठीक है, तो ये हो गया एस्टीट्स। फॉरफीचर का मतलब अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो तोड़ दिया तो कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट वाले पैसा मांगेंगे, लाओ भाई पैसा, क्यों तोड़ा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। स्पेशल असेसमेंट, गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई देखो ऐसा है कि हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारा मेट्रो स्टेशन था, वहाँ पर आपके साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, हमारे मेट्रो स्टेशन के साथ थी प्रॉपर्टी, तो जो बढ़ गई जितनी वो पैसा दो हमें, क्योंकि भाई हमारी वजह से बढ़ी आपकी प्रॉपर्टी, तो वो इसमें आएगा। समझ रहे बात को? स्पेशल असेसमेंट हो गया। तो ये सब क्या है, इसमें आएगा। बाकी क्या हो सकता है, गिफ्ट, ग्रांट। ठीक है, गिफ्ट वगैरह, ग्रांट वगैरह, कि पैसा मिल गया कहीं से फ्री में, ग्रांट्स मिल गई, हेल्प मिल गई कहीं से। फाइन लगा दिया आपके ऊपर, गवर्नमेंट ने सर्विस दी, भैया ये फाइन दो, वो फाइन दो, रजिस्ट्रेशन फीस दो, मतलब फाइन नहीं सॉरी फीस, फाइन तो हो चुका है, फीस, कि गवर्नमेंट ने आपको सर्विस दी उसके बदले में कोई फीस दो, रजिस्ट्रेशन फीस दो, कोर्ट फीस दो, ये फीस दो। समझ गए? तो ये क्या है, जिसमें ना तो लायबिलिटी बन रही है ना एसेट कम हो रहा है। अब हम समझते हैं कि एक्सपेंडिचर कौन कौन सा होता है और कैसे से पहचानेंगे। अब देखो बजट एक्सपेंडिचर, तो इसमें सबसे पहले वही समझे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर याद करने बहुत सिंपल तरीका है, जब भी कोई एक्सपेंडिचर रिसिप्ट आया कैपिटल वाले में लिखना है आइदर और तरीके से, और रेवेन्यू वाले में लिखना है नाइदर नॉर तरीके से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि या तो जैसे उसमें कह रहा था कैपिटल रिसिप्ट में कि या तो लायबिलिटी बनती है एसेट घटता है, इसमें उल्टा लिखना है, या तो एसेट बनता है या लायबिलिटी कम होती है, आइदर क्रिएट्स एन एसेट और रिडक्शन इन लायबिलिटी। क्लियर है बिल्कुल? मतलब क्या कि भाई या तो आपने ऐसा खर्चा किया जिसकी वजह से एसेट बन गया, मतलब जैसे कि आपने मेट्रो स्टेशन बनवाया, तो वो क्या है भैया, आपका सिंपल एसेट बना। एसेट मतलब जो लंबे समय तक आपको बेनिफिट देगा,
और ये नॉन रिकरिंग है। देखो, रेवेन्यू खर्चा या रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग होता है, बार बार नॉर्मल होता है, जो डे टू डे बेसिस पे गवर्नमेंट कमाती है या खर्च करती है। लेकिन कैपिटल हमेशा नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं बनाया जाता मेट्रोसेशन, कभी कभार लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, ये चीज़ है। लायबिलिटी या तो कम होगी, मतलब कि आपने लायबिलिटी कैसे कम करोगे, आपने किसी को लोन का पैसा दे दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने किसी को लोन का पैसा वापसी कर दिया, तो लायबिलिटी कम होगी ना। तो नॉन नहीं करेंगे ये खर्चा, बार बार थोड़ी करोगे लोन पे, एक ही बार तो होगा लोन पे। ठीक है, तो ये सब पैसा होता है। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो आप एसेट बना रहे हो या तो लायबिलिटी कम कर रहे हो। रेवेन्यू में ना तो आप एसेट बनाओगे, नाइदर क्रिएट्स एन एसेट और नॉर रिडक्शन इन लायबिलिटी। सिंपल, ना तो एसेट बनाओगे ना लायबिलिटी कम करोगे। यानी कि जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, नॉर्मल डे टू डे रनिंग एक्सपेंडिचर जो कह सकते हैं आप इसे, वो खर्चे, जैसे किसी को सैलरी देना, ऑफिस का खर्चा, डिफेंस सर्विस का खर्चा, गवर्नमेंट को चलाने का खर्चा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का खर्चा, ये सब खर्चे कौन से होते हैं? सिंपल खर्चे होते हैं, रेवेन्यू खर्चे होते हैं। सैलरी देना, इंटरेस्ट का पैसा देना, समझ रहे बात को, इंटरेस्ट का पैसा देना इसमें आ जाएगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए, बजट जो होता है ना, वो जब आप एंड में चेक करोगे, या तो बजट आएगा बैलेंस्ड, या आएगा सरप्लस, और या आएगा डेफिसिट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बैलेंस बजट? बैलेंस बजट का मतलब जहां पर एस्टिमेटेड, जो आपने खर्चा सोचा था, एस्टिमेटेड खर्चे और एस्टिमेटेड रिसिप्ट अगर दोनों बराबर आ गए तो उसे बोलेंगे बैलेंस बजट, कि हाँ भाई आपके खर्चे और रिसिप्ट बराबर है। सरप्लस बजट का मतलब होता है कि जब एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स आपकी ज़्यादा आ गई एस्टिमेटेड खर्चों से, तो ये बहुत अच्छा है। डेफिसिट बजट कब होता है? जब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ गए और एस्टिमेटेड रिसिप्ट जो है वो कम है। क्लियर? जैसे कि इस बजट की बात करें, जब बैलेंस बजट जो है बहुत ही अच्छा से होता है, ना तो इसमें प्राइस घटता है कंट्री में ना बढ़ता है। प्राइस हमेशा तब बढ़ेगा कंट्री में, महंगाई तब आती है जब खर्चे ज़्यादा होते हैं, समझ रहे? जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें, इस बजट में खर्चे कम है, सर ये ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर एडी, अब एडी वाले चैप्टर को ला रहा हूँ मैं बीच में, एग्रीगेट डिमांड कम रहेगी, एएस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि डिमांड कब बढ़ती है कंट्री में? जब गवर्नमेंट खर्चे ज़्यादा करती है, तो डिमांड कम रहेगी, सप्लाई ज़्यादा रहेगी। तो इस कंट्री में, हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं होगा, बल्कि प्राइस कम हो जाएगा। तो ये वाला बजट तब सूटेबल है जब हमारी कंट्री में चल रहा हो इन्फ्लेशन। अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है तो ये बजट बहुत बढ़िया है, क्योंकि इन्फ्लेशन में हमें प्राइस को कम करना है, और प्राइस कब कम होगा? जब एएस ज़्यादा होगा एडी से। तो ये बजट बहुत बढ़िया है कि एडी कम है यहाँ पर, अगर डिमांड को कम करना है हमारी कंट्री में, तो ये बजट सरप्लस बजट बढ़िया है, वहाँ महंगाई कम हो जाएगी। हाँ, डिफ्लेशन सिचुएशन में ये बजट बहुत बेकार है, क्योंकि वहाँ हम चाहते हैं कि महंगाई बढ़े, मतलब डिमांड बढ़े, लेकिन वहाँ तो, यहाँ तो डिमांड घट रही है। तो महंगाई वाले में ये बजट बहुत बढ़िया है। और अगर हमारी कंट्री में चल रहा है डिफ्लेशन, यानी कि हमारी कंट्री में मंदी चल रही है, हम चाहते हैं डिमांड बढ़े, तो खर्चे ज़्यादा होने चाहिए, रिसिप्ट कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए ये बजट, डेफिसिट बजट तब सूटेबल है जब डिफ्लेशन चल रहा हो। लेकिन अब इसके बारे में पढ़ने वाला है कि डेफिसिट बजट अगर है हमारी कंट्री में, वो कैसे पहचानते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बजट में डेफिसिट बजट को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं, अब उसको समझते हैं जरा। गवर्नमेंट जैसे डेफिसिट बजट का मेरे को जैसे मतलब बताया क्या होता है कि जब एस्टिमेटेड खर्चे एस्टिमेटेड रिसीव से ज़्यादा होते हैं, तो ये जो है गवर्नमेंट को डेफिसिट को मेजर करने के 3 तरीके होते हैं हमारे। एक तो होता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, और एक होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, और एक होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। 3 तरह के डेफिसिट हो सकते हैं, रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब यहाँ पर यह है कि जब
हमारे रेवेन्यू खर्चे, रेवेन्यू रेसिप्ट से ज़्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। हमारे कंट्री में सिर्फ इसमें अगर मैं रेवेन्यू डेफिसिट देखना चाह रहा हूँ तो हम यही देख रहे हैं कि जो नॉर्मल खर्चे थे गवर्नमेंट के, रेवेन्यू खर्चे जो नॉर्मल थे डे टू डे बेसिस पे, वो ज़्यादा है जितना नॉर्मल बेसिस पे आप रेवेन्यू रेसिप्ट से यानी कि टैक्स से, नॉन टैक्स से पैसा कमाने वाले थे उससे। तो ये क्या शो करता है, ये शो कर रहा है कि हम अपने खर्चे ज़्यादा हैं हमारे और खर्चे को पूरा नहीं कर पा रहे, यानी कि गवर्नमेंट के नॉर्मल खर्चे बहुत ज़्यादा है लेकिन गवर्नमेंट की इनकम नहीं आ रही है, तो वो अपने डे टू डे बेसिस पे खर्चे पूरा नहीं कर पा रही है। और पूरा नहीं कर पा रही है तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, यानी कि इसको पूरा यानी कि ठीक करने के लिए या तो फिर उसको बोरिंग करनी पड़ेगी और या तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचना पड़ेगा ताकि पैसा आएगा, यानी कि वो जो कैपिटल रिसिप्ट वाला जो आइटम है उसको यूज़ करना पड़ेगा इस डेफिसिट को दूर करने के लिए। ठीक है, अब इससे दूर करके क्या होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि गवर्नमेंट को अगर ज़्यादा लोन ले लेगी तो बर्डन आ जाता है, फिस्कल बर्डन आता है गवर्नमेंट को, और जितना ज़्यादा लोन लेगी उस लोन को के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट देगी फिर रेवेन्यू खर्चा बढ़ जाएगा दोबारा से, क्योंकि लोन लेगी तो भैया इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेवेन्यू खर्चा होता है, और फिर लोन को चुकाने के लिए क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट दोबारा आ जाएगा फिर दोबारा से लोन लेना पड़ेगा, तो लोन के ऊपर लोन लेती रहेगी गवर्नमेंट, डेट ट्रैप, लोन के ऊपर लोन लेती रहेगी, प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बड़ी। तो उसको ठीक करने का तरीका ये है कि या तो फिर आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा या खर्चे कम करने पड़ेंगे, दो ही तरीके हैं, या तो रेवेन्यू बढ़ाओ यानी कि टैक्स से पैसा ज़्यादा हो, या तो फिर खर्चे कम करो, यही तरीका है बस। क्योंकि अगर लोन ज़्यादा लेती रही तो गड़बड़ प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल खर्चे, टोटल खर्चे में से अगर मैं टोटल रेसिप्ट माइनस कर दूंगा लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरिंग, तो आपको क्या बचेगा, फिस्कल में, मतलब सारे खर्चे में से सारे रेसिप्ट माइनस कर दो। तो सर जीरो होना चाहिए फिर आंसर, अगर सारे खर्चे में से सारे रेसिप्ट माइनस कर दोगे जीरो होना चाहिए, नहीं, हम कह रहे हैं कि टोटल खर्चे ज़्यादा है टोटल रेसिप्ट से, लेकिन रेसिप्ट में बोरिंग नहीं लेना। इसका मतलब सर फिर बचा क्या, अगर सारे खर्चे में से सारे रेसिप्ट माइनस कर दूंगा और बोरिंग को माइनस नहीं करूंगा तो आंसर क्या आएगा, बोरिंग, यानी कि जो भी इसका आंसर होता है वो बोरिंग ही होता है, क्योंकि बोरिंग को हम लेते नहीं है टोटल रेसिप्ट में। तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट बोरिंग, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि कंट्री में लोन कितना दिया आपने, ये है इसका मतलब, कि अगर मैं सारे खर्चों में सारे रेसिप्ट माइनस कर दूंगा, बोरिंग को माइनस नहीं करूंगा, तो इसका समझ में आ जाएगा गवर्नमेंट ने लोन कितना लिया है, ताकि समझ में आएगा लोन कितना ले रही गवर्नमेंट। समझ लो बात को, ये देखना होता है, ठीक है, यानी कि लोन कितना लेना पड़ेगा ये दिखाता है वो, क्योंकि ये तो एस्टिमेटेड होता है ना खर्चा, कि लोन यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि एस्टिमेटेड खर्चे अगर ज़्यादा बैठ रहे हैं एस्टिमेटेड रिसिप्ट से, तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना लोन लेना पड़ेगा। इसका इम्प्लीकेशन क्या है फिर, फिस्कल डेफिसिट से हमारे कंट्री में क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव ये पड़ता है कि डेट ट्रैप, मैंने आपको बताया था डेट ट्रैप का मतलब लोन के ऊपर लोन, क्योंकि अगर कंट्री में लोन लेगी तो उसको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट यानी कि रेवेन्यू खर्चा, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा फिर गवर्नमेंट को डेफिसिट और होगा, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता जाएगा, फिर डेफिसिट को दूर करने के लिए और लोन लेगी, लोन के ऊपर लोन, लोन के ऊपर लोन, क्योंकि डेफिसिट दूर ही नहीं होगा। समझ रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ नहीं रहा ना, अब क्या करेगी गवर्नमेंट, तो भैया कि वो लोन लेगी। उसके बाद गवर्नमेंट को लोन कई बार आरबीआई से लेना पड़ता है, आरबीआई फिर करेंसी प्रिंट करती है और करेंसी प्रिंट करेगी तो महंगाई आ जाती है कंट्री में, तो भैया महंगाई आ जाएगी, फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, महंगाई आ जाएगी, ऊपर से फिर कई बार लोन लेना पड़ता है दूसरी कंट्री से, दूसरे वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, तो हम फॉरेन डिपेंडेंस आ जाएगी हमारी कंट्री में, हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड होते रहेंगे। समझ रहे हो, ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। फ्यूचर ग्रोथ नहीं हो पाती, कि जितना ज़्यादा हम लोन लेंगे तो हमारी फ्यूचर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा लोन को चुकाने में लग जाएगा पूरा, हम ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोन चुकाने में सोचेंगे। समझ रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एवर। लास्ट हम समझेंगे। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट को दूर करने का क्या तरीका है। तरीका ये है, या तो बोरिंग करो, और कोई तरीका नहीं है, बोरिंग करनी पड़ेगी, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब वही करेंसी नहीं प्रिंट करो, आरबीआई से लोन लो, करेंसी प्रिंट करेगी, वो करेंसी प्रिंट करेगी तो बस आपको पता ही है, फिर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, महंगाई आ जाएगी। यही तरीके है गवर्नमेंट के फिर।
और क्या करेगी, बाहर से लोन लेके फॉरेन डिपेंडेंस आ जाएगा। तो लोन लो या तो फिर या तो करेंसी प्रिंट करो, बस फंस गए आप। और कोई तरीका क्या है, रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ नहीं रहा ना, यही तो खर्चे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, बस ये लोन ही लेना पड़ेगा आपको। प्राइमरी डेफिसिट में बस ये है कि आप फिस्कल डेफिसिट जो आपका आया, यानी कि लोन कितना लेना पड़ेगा, उसमें से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दोगे, क्योंकि लोन में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। फिस्कल डेफिसिट यानी कि बोरोइंग में से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दोगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि सिर्फ लोन का पैसा कितना लेना पड़ेगा आपको, लोन का पैसा कितना है, यानी कि लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितने की थी, क्योंकि जो बोरोइंग है इसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड होती है। तो इसलिए आपको अगर इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, प्राइमरी डेफिसिट। इसमें एक चीज समझनी है कि अगर हमारा प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू जीरो आ गई, जीरो आ गई का मतलब फिस्कल डेफिसिट में से अगर मैं सारा इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दूंगा जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भैया अगर आपको 1 करोड़ का लोन था और 1 करोड़ का इंटरेस्ट है तो आपका जीरो आ गया प्राइमरी डेफिसिट। इसका मतलब ये है कि आपको लोन सिर्फ अब इंटरेस्ट पेमेंट को चुकाने के लिए लेना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट पेमेंट ही लोन के इक्वल आ चुका है, आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो चुका है आपको पे करते करते हुए कि अब आपका जो प्राइमरी पर्पस है लोन लेने का वो इंटरेस्ट को चुकाने के लिए होगा। क्योंकि अगर आपने अगर 1 करोड़ का इंटरेस्ट है, हर साल 1 करोड़ का इंटरेस्ट देना है और लोन ही आपने 1 करोड़ का ले रखा है, अब आपको दोबारा से 1 करोड़ का लोन और लेना पड़ेगा ताकि अगली बार अब आप उसको 1 करोड़ का इंटरेस्ट चुका सको। अब आपको लोन सिर्फ इंटरेस्ट को चुकाने लेना पड़ेगा। तो प्राइमरी डेफिसिट जीरो आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत है कंट्री में। इसलिए प्राइमरी डेफिसिट समझ में आता है कि क्या आपको सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट का चुकाने के लोन लेना पड़ रहा है, ये चेक करने के लिए ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊँ तो मैं बना सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।